हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका है और आज हम क्लास 6 की एसएसटी का लास्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है शहरी क्षेत्र में आजीविका। इससे पहले हम नगर प्रशासन पढ़ चुके हैं और गांव का प्रशासन पढ़ चुके हैं, दोनों ही चैप्टर्स, और बाकी के सारे चैप्टर्स मैंने काफ़ी डिटेल में कराए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो आप जाकर देख सकते हैं। आज इस चैप्टर के बाद हमारा क्लास 6 का जो पॉलिटी है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, वो फिनिश हो जाएगा। इसके बाद मैं क्लास 7 स्टार्ट करूंगी। क्लास 7 का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, उसमें भी 8 ही चैप्टर्स हैं, वो भी मैं पूरा डिटेल में कराऊंगी। तो अगर आप एक बार पॉलिटी पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो आप पहले क्लास 6 अपना कंप्लीट कर सकते हैं, देन क्लास 7, देन 8। उसके बाद हम बाकी के और सब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें है शहरी क्षेत्र में आजीविका, कि शहरों में जो लोगों का जीवन होता है वो किस तरीके से होता है, ये इस चैप्टर में समझाया गया है। जैसे कि अगर कोई रिक्शे वाला है या कोई फुटपाथ पे रह रहे हैं तो उनका जीवन किस तरीके से है, कोई फैक्ट्री में वर्कर काम कर रहा है तो वो किस तरीके से अपना जीवन चला रहा है, किसी की परमानेंट जॉब है, किसी की टेम्परेरी जॉब है। तो ये सारी चीजें ही इस चैप्टर्स में बताई गई हैं, एक स्टोरी के थ्रू, डिफरेंट स्टोरीज के थ्रू इस चैप्टर में ये सारी चीजें डिस्कस करी गई हैं। अब जैसे कि यहाँ पर एक इमेज दी हुई है, इस इमेज में यहाँ पर इन्होंने स्कूल भी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर गाड़ियां भी चल रही हैं, यहाँ पर ढाबा है और यहाँ पर बस स्टैंड है, यहाँ पर बैंक भी है। तो इसमें डिफरेंट चीजें, यहाँ पर कोई खाना पका रहा है, जैसे कि रेडी लगाकर कोई भी सामान बेचता है, खाने का कोई स्टॉल लगाकर बेचता है, यहाँ ये सब्जी वाला बेच रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंट चीजें इस उसमें दिखाई गई हैं और हर किसी की ही लाइफस्टाइल को यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई फुटपाथ पर रह रहा है तो उसकी लाइफस्टाइल क्या है, या कोई जॉब कर रहा है तो उसका क्या है, ठीक है। यही पूरा सब कुछ हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टोरीज के थ्रू। यहाँ पर है, इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं, वही हमने डिफरेंट चीजें देखी, हमने बैंक भी देखा, ढाबा भी देखा, स्कूल भी देखा, बस स्टैंड भी देखा। आप पहले ही ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के कार्यों के बारे में पढ़ चुके हैं, जो हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। आप पिछले पार्ट में दिए गए ग्रामीण क्षेत्र के कार्यों के चित्र में इस चित्र की तुलना कीजिए। अब हम जैसे हमने गांव का चित्र देखा था कि उसमें इतनी ज्यादा फैसिलिटीज भी नहीं थी, इतनी सुविधाएं भी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर शहरों में यहाँ पर बहुत सारी चीजों की सुविधाएं होती हैं। तो उसी से इसको कंपेयर करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। शहर का एक भाग दूसरे भाग से अलग होता है। आपने ऊपर वाले चित्र में क्या भिन्नताएं देखी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जाहिर सी बात है कि जो एक भाग है वो दूसरे भाग से अलग होगा। अब जहाँ पर स्कूल है तो स्कूल और बस स्टैंड ये दोनों डिफरेंट है। स्कूल में बच्चे जाते हैं तो वहां पर पूरी सेफ्टी होती है थोड़ी बहुत, कि भाई इतनी ट्रैफिक ना हो उस जगह पे। और बस स्टैंड है तो यहाँ पर लोगों का आना जाना और ये सब कुछ रहता है। तो यही सब इसमें है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। भारत में 5000 से ज्यादा शहर हैं और 27 महानगर हैं। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। कहते हैं कि शहर में जिंदगी कभी नहीं रुकती है। चलिए एक शहर में जाकर देखें कि वहां लोग क्या काम करते हैं, क्या वे नौकरी करते हैं या अपने रोजगार में लगे हैं, वे अपना जीवन कैसे चलाते हैं, क्या रोजगार और कमाई के मौके समान रूप से सभी को मिलते हैं। तो इस चैप्टर में यही बताया गया है कि हर कोई अलग अलग तरीके से नौकरी करता है। कोई नौकरी करता है, किसी का अपना बिजनेस है, तो किसका जीवन किस तरीके से चल रहा है वो सारा कुछ इस चैप्टर में बताया गया है। सड़कों पर काम करना। अब इसमें एक लड़की अपनी मौसी के घर जाती है, ठीक है, जहां पर उसकी मौसेरी बहन रहती है। मैं एक स्टोरी के थ्रू आपको ये बता देती हूँ। तो वो वहां पर जाती है तो उसको शहर देखने की लगती है कि मुझे देखना है कि कौन कैसे रहता है, क्या काम करता है। तो उसके अपनी मौसेरी बहन के साथ बाहर चली जाती है देखने के लिए और पूरा दिन उसके साथ घूमती है, जगह जगह पर जाती है, जगह जगह के लोगों को देखती है कि कौन अपना जीवन किस तरीके से व्यतीत कर रहा है। यही हम इसमें यहाँ पर पढ़ेंगे। यह वह शहर है जिसमें मेरी मौसेरी बहन रहती है। मैं यहाँ गिनी चुनी बार आई हूँ। यह बहुत बड़ा शहर है। एक बार जब मैं आई थी तो मेरी मौसेरी बहन मुझे घुमाने के लिए ले गई थी। हम तड़के ही मतलब सुबह से ही निकल गए थे और मेन रोड की तरफ गए थे
जहाँ पर काफी चहल पहल थी। सब्जी बेचने वाले अपनी रेडी पर टमाटर, गाजर, खीरे ये सब सजाने में व्यस्त थे, क्योंकि वो लोग सुबह सुबह निकले थे। तो सुबह सुबह आप अगर जाते हैं तो देखते ही हैं कि हर कोई, अगर कोई सब्जी वाला है तो वो अपना ठेला लगाएगा, रिक्शे वाला है तो उसको साफ करेगा, या दुकानें हैं तो वो खुलनी ही शुरू होती हैं। और फूल वाले अपने बैठते वो सारी चीजें सजाते हैं कि भाई लोग आकर उनसे वो खरीदें। और दूसरी तरफ कोई होता है तो कोई अखबार बेच रहा है, कोई उससे न्यूज़पेपर्स खरीद रहा है, या बसें आ जा रही हैं। तो ये क्या होता है, ये मेन रोड पर मेनली होता रहता है। ये जो ऑटो रिक्शा होते हैं वो बच्चों को स्कूल ले जा रहे होते हैं, और मोची है वो अपना काम कर रहा है। मतलब कोई भी चीज है कि एक स्टार्टिंग जैसे हम करते हैं, भाई मोची है तो वो अपना सामान निकाल के सजाएगा, फूल वाला है तो वो अपनी चीजों को सजा के रखेगा, शुरू करेगा, सब्जी वाला है तो वो सब्जियों को तरीके से लगाएगा। तो ये सारी चीजें सुबह सुबह हो रही होती हैं। अब सड़क के किनारे नाई अपना काम शुरू कर चुका था। उसके पास एक ग्राहक पहले से ही था जो सुबह सुबह डायरी बनवाने आया था। सड़क से थोड़ी दूर जाकर उन्होंने देखा कि जो एक ठेला गाड़ी है उसमें प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे, बालों की पिन, चिमटिया ये सब कोई लेके जा रहा है, जो कि घर घर सब्जी बेचने जाता है। मतलब जहाँ ये सारी चीजें तब हुई जब वो सुबह सुबह निकली। सुबह सुबह निकलने के बाद उन्होंने ये सारी चीजें ऑब्जर्व करी कि भाई कौन कौन क्या क्या कर रहा है। अब वे उस जगह पर आ गई जहां पर सारे रिक्शे वाले एक लाइन में खड़े होकर ग्राहक का इंतजार करते हैं कि भाई किसको कहाँ पर जाना है वो लेकर जाते हैं। तो अब उन्हें बाजार जाना था, तो उन्होंने वहां के लिए एक रिक्शा कर लिया, क्योंकि बाजार वहां से दूर था। अब यहाँ पर इन्होंने एक रिक्शे वाले की स्टोरी बताई हुई है। बच्चू मांझी, एक रिक्शे वाला। मैं बिहार के एक गांव से आया हूँ जहां मैं मिस्त्री का काम करता था। मेरी बीवी और 3 बच्चे गांव में ही रहते हैं। हमारे पास जमीन नहीं है। गांव में मिस्त्रीगिरी का काम लगातार नहीं मिलता था। जो कमाई होती थी वह परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती थी। जब मैं शहर पहुंचा तो मैंने ये पुराना रिक्शा खरीदा और इसका पैसा किस्तों में चुकाया। यह काफी साल पहले की बात है। रोज सुबह बस स्टॉप पर मैं पहुंच जाता हूँ और ग्राहक जहां भी जाना चाहे उसे वहां छोड़ देता हूँ। फिर रात को 8-9 बजे तक रिक्शा चलाता हूँ। मैं शहर की एक कॉलोनी में आसपास करीब 6 किलोमीटर तक रिक्शा चलाता हूँ। दूरी के हिसाब से हर ग्राहक मुझे 10 से 30 रुपए तक देता है। जब तबीयत खराब हो जाती है तब मैं ये काम नहीं कर पाता हूँ और इन दोनों कमाई बिल्कुल भी नहीं हो पाती। मैं अपने दोस्तों के साथ किराए के कमरे में रहता हूँ। वे पास की फैक्ट्री में काम करते हैं। रोज 200 से 300 रुपए तक मेरी कमाई हो जाती है, जिसमें से 100-150 रुपए खाने और किराए पर खर्च हो जाते हैं। बाकी मैं परिवार के लिए बचा लेता हूँ। साल में 2-3 बार मैं अपने परिवार से मिलने गाँव जाता हूँ। जो पैसा शहर से भेजता हूँ मेरा परिवार उसी पर जीता है। कभी कभार मेरी बीवी खेतों में मजदूरी करके थोड़ा बहुत कमा लेती है। तो ये उसने क्या अपनी स्टोरी बताई है। जो वो एक रिक्शे वाला है वो अपने घर से दूर रह रहा है, शहर में आकर वो काम कर रहा है, क्योंकि वो जहां पर अपने गांव में काम करता था मिस्त्रीगिरी का, वो उसे रेगुलर बेसिस पे काम मिलता नहीं था, जिससे उसका घर ठीक से नहीं चल पा रहा था। उसने कहा कि अब मैं शहर आ जाता हूँ, वहां पे थोड़ी कमाई करता हूँ, उसमें से पैसे बचा बचा कर वो अपने गाँव में भेजता है, जहां पे उसका परिवार पूरा चल रहा है। बच्चों मांझी की तरह ही शहर में बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके से सड़कों पर काम करते हैं, छोटी छोटी चीजें बेचते हैं, मरम्मत करते हैं, या अपने ही छोटा बहुत काम में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हर किसी की यहाँ परमानेंट जॉब है या हर कोई अपना बिजनेस करने में ही लगा हुआ है, ऐसा नहीं है। अगर हम बहुत ही ग्राउंड लेवल पे देखें तो हमें पता चलेगा कि कितनी सारी बेसिक चीजें हैं, कितनी सारा ऐसे छोटे छोटे लोग हैं जिनके पर डे के हिसाब से वो काम करते हैं, उन्हें हर दिन के हिसाब से पैसे मिलते हैं और जिसमें ही वो अपना घर चलाते हैं। वे स्वयं रोजगार में लगे हैं, उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता है, इसलिए उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। अब उसको रिक्शा चलाना है तो उसको खुद ही चलाना है, खुद ही उसकी डेली की कमाई है। अगर वो नहीं, एक दिन भी नहीं चलाएगा तो उसकी कमाई नहीं होगी। तो क्या हो गया, वो डेली बेसिस पे काम हो गया। और वे खुद योजना बनाते हैं कि कितना माल खरीदे, कहाँ से वे अपनी दुकान लगाएं। उनकी दुकानें अस्थायी होती हैं। अब ये उनकी बात होती है जो फुटपाथ पर दुकानें लगा लेते हैं। तो उनको ये होता है कि कहाँ से उन्हें कितना माल खरीदना है, कितना माल उनका बिक जाएगा। और उनकी जो ये शॉप्स होती हैं ये भी परमानेंट नहीं होती हैं। कभी वो किसी टूटे फूटे डब्बों से या बक्सों पर कागज फैलाकर दुकान बना लेते हैं, हल्की सी तिरपाल लगा ली, प्लास्टिक चढ़ा ली। आपने भी बहुत जगह देखा होगा इस तरीके से जो छोटी छोटी दुकान होती है वो अपना काम इस तरीके से चलाते हैं।
और उनकी दुकानों को पुलिस वाले कभी भी हटा देते हैं। उनको सेफ्टी नहीं होती है उनके पास, हर जगह उनको जाने नहीं दिया जाता है। या जो ठेले वाले भी होते हैं उनको भी देखा होगा बहुत जगह कि हम कहीं अगर वो मार्केट में लेकर आ गए हैं ठेला अपना, तो पुलिस वाले उनको भगा देते हैं। तो ये सारी चीजें उनके साथ, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और जो इस तरीके का, जैसे कि कुछ खाने पीने के सामान का ठेला लगाते हैं, तो जो उनका सामान होता है वो घर से ही वो बनाकर लेके जाते हैं। परिवार वाले चीजों को खरीदकर साफ करके छाट करके बेचने के लिए तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए जो सड़कों पर खाना या नाश्ता बेचते हैं वह ज्यादातर घर पर ही बनाया जाता है। अहमदाबाद शहर में एक सर्वे हुआ था जिसमें ये पाया गया था कि काम करने वालों में से 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे हैं। मतलब इतने सारे लोगों में से वहां पर सर्वे हुआ तो उन्होंने यही पता किया कि बहुत सारे लोग हैं जो कि सड़कों पर काम करते हैं। अब शहर में लोग तो बहुत सारे रहते हैं, लेकिन वही बात यहाँ पर बताई गई है कि हर कोई लोग, जरूरी नहीं है जो शहर में रह रहा है वो अपने घर में रह रहा है, या उसकी दुकान है, या उसका बिजनेस है, या उसकी नौकरी है, क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हर तरीके का लोग रहता है। फुटपाथ पे भी लोग रहते हैं, सामान भी बेचते हैं। आपने भी रेड लाइट पर बहुत सारे लोगों को सामान बेचते हुए देखा होगा। तो यही सारी चीजें इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करी गई हैं। हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। अभी हाल फिलहाल तक गलियों और फुटपाथ पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता था, लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास से अब इसको सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जाने लगा है। पहले क्या होता था कि पहले इन सब पर एक रोक लगा दी जाती थी कि अब आप यहाँ नहीं जाओ, यहाँ ऐसे नहीं करो, या ये सामान यहाँ नहीं बेचो। लेकिन अब क्या हो गया, अब उनकी आजीविका कमाने के लिए उनका एक अधिकार के रूप में इसको देखा जाने लगा है कि भाई उनका भी ये अधिकार है कि वो अपने लिए आजीविका अर्जित करें या सामान बेच के वो भी अपना घर चलाएं। ये सारी चीजों के लिए ही उनको अधिकार के रूप में ये देखा जाने लगा है। सरकार भी उस कानून को बदलने पर विचार कर रही है जिसने उन पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। अब रोक भी तो गवर्नमेंट ने ही लगाई थी ना। अब गवर्नमेंट उस चीज को सोच रही है कि भाई इनका भी तो अपना लाइफ है, इनका भी तो अपना जीवन है, ये किस तरीके से अपना घर चलाएंगे। तो जो चेंजेस गवर्नमेंट सोच रही है करने के लिए, वो भी इसीलिए सोच रही है। कानून में बदलाव आने से उनके पास काम करने की जगह होगी, यातायात और लोगों का आवागमन भी सहज रूप से हो पाएगा। ऐसा सुझाव है कि शहरों में कुछ इलाके फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने वालों के लिए तय कर दिए जाएं, और यह भी सुझाव है कि उन्हें खुले रूप से आने जाने की अनुमति हो और वे लोग उन समितियों में रखे जाएं जो इन मुद्दों पर निर्णय लेते हैं। हम यहाँ पर ये हुआ है कि इनके लिए एक पर्टिकुलर एरिया डिवाइड कर दिया जाए कि यहाँ पर आपको अपना सामान रख के बेचना है, या फुटपाथ है तो या ठेले हैं तो एक जगह डिसाइड कर दिए। ऐसा नहीं है कि हर जगह ही ये जाकर अपना सामान बेच रहे हैं या कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर एक जगह बना दी जाएगी जहां पर ये जाकर उस काम को कर सकते हैं। अब आते हैं बाजार पर। ये तो फुटपाथ का हो गया कि फुटपाथ पर लोग कैसे करते हैं। बाजार में क्या क्या होता है, अब वो लोग पहले तो उन्होंने ये सब कुछ देखा, उसके बाद वो मेन बाजार में पहुंच जाती हैं। जब हम बाजार में पहुंचे तो दुकानें अभी खुलनी ही शुरू हुई थी। अब क्योंकि वो सुबह ही चली गई थी तो सुबह सुबह त्योहारों का टाइम था, लेकिन शॉप्स तो खुली रही थी, लेकिन भीड़ बहुत हो गई थी। वहां मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली का सामान आदि की दुकानें कतार पर कतार थी। मतलब लाइन बाय लाइन सारी ये शॉप्स लगी हुई थी। उनको पहले डॉक्टर के पास जाना था तो वो दांतों के डॉक्टर के पास जाती हैं, जहां पर मार्केट में ही वो क्लिनिक था। अब उन्हें वहां पर बहुत देर थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा, और उनका जो डॉक्टर का जो उनका चेकअप वगैरह उन्हें कराना था वो सब उन्होंने यहाँ पर करा लिया। अब डॉक्टर के यहाँ से उन्हें एक कपड़े के शोरूम में जाना था, जो कि उन्हें वहां पर थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। अब वो यहाँ से एक कपड़े के शोरूम पर चली जाती हैं। मैं कुछ सिले सिलाई कपड़े खरीदना चाहती थी। शोरूम की 3 मंजिल थी। वो शोरूम के बारे में हम बता रही है कि 3 मंजिल वो शोरूम था, और हर मंजिल पर अलग अलग तरीके के कपड़े थे। और वो 3rd फ्लोर पर पहुंचती हैं जहां पर लड़कियों के कपड़े थे उनके पास। अब वो दुकान बहुत बड़ी थी जिसमें वो गई थी। अब वो उस दुकान के बारे में बताती हैं कि अब तक जो बात करी थी वो फुटपाथ पर आए हुए लोगों के बारे में बात करी थी कि जो ग्राउंड लेवल पे हैं, बहुत ही रिक्शा चलाने वाले हैं या छोटा मोटा सामान बेचने वाले हैं, वो किस तरीके से करते हैं। अब बात आती है जिनकी दुकानें हैं अपनी, जिनका अपना बिजनेस है, वो किस तरीके से अपना काम करते हैं। तो यहाँ पर 2 है, हरप्रीत और वंदना।
ये अपनी बात कर रहे हैं कि पहले इनकी दुकान बहुत छोटी सी थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने बड़ी दुकान खरीदी, अपने व्यापार को बढ़ाया। किस तरीके से बढ़ाया? क्योंकि इनकी जो दुकान थी वो मेन मार्केट में आ गई थी। अब मेन मार्केट में आने की वजह से इनकी बिक्री ज्यादा होने लगी। तो जब इनकी बिक्री ज्यादा होने लगी तो इन्होंने अपनी छोटी दुकान को बड़ा कर लिया। तो यही सारी चीजें यहाँ पर है। हरप्रीत कहता है, पहले मेरे पापा और चाचा एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे। संडे को और त्योहारों के समय मैं और मेरी माँ उनकी हेल्प कर देते थे। मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वहां काम करना शुरू किया। अब मेरी वाइफ वंदना और मैं ये शोरूम चलाते हैं। अब वंदना क्या कहती है, हमने कुछ साल पहले ये शोरूम खोला था। मैं एक ड्रेस डिजाइनर हूँ। मैंने तरह तरह के फैशन के कपड़ों के बनाने की पढ़ाई की है, लेकिन आजकल लोग कपड़े सिलवाने की जगह सिले सिलाए यानी रेडीमेड कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। इसलिए मेरा ध्यान इस बात पर ज्यादा रहता है कि कैसे इन रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप से सजाकर रखा जाए। तो वो अपने शोरूम की बात कर रही है। हम अपने शोरूम के लिए अलग अलग जगहों से सामान खरीदते हैं। ज्यादातर माल मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुर से आता है। कुछ सामान दिल्ली के पास के शहरों जैसे कि गुड़गांव और नोएडा से भी आता है। कुछ कपड़े हम विदेशों से भी मंगवाते हैं। इस शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए हमें कई चीजें करनी पड़ती हैं। हम विभिन्न अखबारों में, सिनेमा हॉल में, टेलीविजन, रेडियो चैनल पर विज्ञापन देते हैं। तभी तो यह शोरूम किराए पर है और हम इसे बहुत जल्दी ही खरीद लेंगे। जब से यह बाजार आसपास के रहने वाले लोगों के लिए मेन मार्केट बन गया है, तब से हमारा व्यापार बहुत बढ़ गया है। हमने एक कार भी खरीद ली है और पास की सोसाइटी में फ्लैट भी ले लिया। अब वो यही बता रही है कि हमारा जो बिजनेस है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हम अलग अलग जगह से सामान खरीदने लगे हैं। और दूसरी, उसको और भी ज्यादा प्रमोट करने के लिए हम कभी न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल देते हैं, कभी सिनेमा हॉल में कई पैम्पलेट लगवाते हैं, टीवी, रेडियो, मतलब इस तरीके से वो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए और भी ज्यादा विज्ञापन दे रहे हैं। हरप्रीत और वंदना की तरह यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनकी बाजार में अपनी दुकानें हैं। ये दुकानें छोटी या बड़ी हैं, लोग अलग अलग चीजें बेचते हैं। ज्यादातर व्यापारी अपनी दुकान या व्यापार खुद संभालते हैं, वे किसी की नौकरी नहीं करते हैं, लेकिन वे खुद कई लोगों को मैनेजर या सहायक की तरह नौकरी पर रख लेते हैं। ये पक्की दुकानें होती हैं जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है। नगर निगम यह निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन से दिन बाजार बंद रहेगा। ये चीज आपने देखी होगी मेनली कि हर शहर का एक अपना दिन होता है कि भाई इस दिन यहाँ की मार्केट बंद रहेगी। कहीं कहीं पर मंडे बंद होता है, कहीं पर ट्यूसडे बंद होता है, कहीं वेडनेसडे बंद होता है। तो एक पर्टिकुलर दिन डिसाइड कर दिया जाता है नगर निगम के द्वारा कि यहाँ पर ये मार्केट इस दिन बंद रहेगी। इस बाजार में छोटे छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी हैं जो बैंक, कोरियर आदि की सेवाएं देती हैं। अब यहाँ पर यही चीजें दी गई हैं कि जिस तरीके से इनकी अपनी शॉप है, ऐसे ही यहाँ पर और भी बहुत लोगों की शॉप है जो ये वर्क करते हैं। अब ये क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे, ये वाला क्वेश्चन और ये, इससे पहले हम चैप्टर डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर बाजार का हो गया, अब आती है बात फैक्ट्री की। अब वो फैक्ट्री में चले जाते हैं क्योंकि फैक्ट्री में उन्हें एक अपने सूट पर, कपड़े पर एक जरी का काम करवाना था और जो उनकी बहन थी वो उनकी एक फ्रेंड को जानती थी जो वो फैक्ट्री में काम करती थी, तो उसने कहा था कि मैं तुम्हारा काम ये करा दूंगी। तो उसके बाद वो लोग वहां से फैक्ट्री में चले जाते हैं। अब फैक्ट्री में बताया गया है कि फैक्ट्री में काम किस लोग जो वर्कर्स होते हैं वो किस तरीके से काम होते हैं। उनका डेली बेसिस पे काम होता है या उनको पर्टिकुलर कुछ मंथ्स के लिए ही रखा जाता है, जिनकी जॉब परमानेंट नहीं होती है। जब काम आता है तभी उन्हें काम दिया जाता है, अदरवाइज अगर काम नहीं है तो उनकी कोई जॉब ही नहीं है। अब फैक्ट्री में वो जाती हैं तो कढ़ाई का काम करती है, वो उसके पास फैक्ट्री में पहुंच जाती हैं। जैसे ही बस स्टॉप पर जाती हैं, बहुत खचाखच भीड़ होती है उसमें, क्योंकि वहां पर क्या होता है भाई, फैक्ट्री में काम करने वाले हैं या जो डेली बेसिस पे लोग काम करते हैं तो उस जगह तो भीड़ होती है, क्योंकि उन्हें सुबह सुबह एक जगह इकट्ठे होकर फिर अपने अपने काम पर जाना लगता है। तो यहाँ पर वही बात हो रही है। निर्मला के पड़ोसी जरी और कढ़ाई का काम करते हैं। हमने बस पकड़ी और फैक्ट्री की तरफ चल पड़े। बस खचाखच भरी हुई थी, हर बस स्टॉप पर लोग चढ़ते ही जा रहे थे और कोई भी उतरने का नाम नहीं ले रहा था। अपनी जगह बनाने के लिए लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। मेरी बहन ने मुझे कोने में खड़ा कर दिया ताकि भीड़ से बहुत ज्यादा हमें भीड़ भाड़ नहीं लगे। और मुझे इस बात को देखकर बहुत हैरानी हो रही थी कि लोग रोज इस ऐसे काम किस तरीके से करते हैं, मतलब सफर ऐसे किस तरीके से करते हैं। जब हम वहां पहुंच गए फैक्ट्री में तो सारे लोग वहीं उतर गए क्योंकि सबको वहीं एक जगह जाना था।
मोड़ पर बड़े सारे लोग समूहों में बाड़ों मतलब बैठे हुए थे, मतलब एक ग्रुप में बैठे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि वे किसी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग स्कूटरों पर सवार थे, उनमें बात कर रहे थे और रेट का मोल भाव कर रहे थे। वो कौन सा चौक था? वो था लेबर चौक। लेबर चौक में क्या होता था कि जितने भी पर डे के हिसाब से काम करने वाले लोग होते हैं वो वहां पर आ जाते हैं, और वहां कोई कुछ काम कर रहा है, या कोई अभी अपने किसी काम के लिए जा रहा है, कोई मजदूरी के लिए जा रहा है, कोई मिस्त्री है, या कोई भवन बन रहा है तो वहां पर काम कर रहे हैं, कोई बोझा ढो रहा है, कोई ट्रकों से सामान उतार रहे हैं, और कुछ लोग खुदाई का काम कर रहे हैं। तो वो सारे लोग वहीं पर जो डेली के हिसाब से काम करते हैं वो लोग वहां पर अपना अपने काम के लिए जा रहे थे या इंतजार कर रहे थे। लेकिन इन लोगों को हमेशा काम नहीं मिलता है। ऐसे हजारों अनियमित मजदूर शहर में हैं, और ये जो है इन लोगों को डेली काम नहीं मिलता है कि भाई रोज का इनका बंधा हुआ काम है कि इनको भाई यहाँ आना है रोज और इनको फिर यहाँ काम पर जाना है। ऐसा नहीं है, रोज का हिसाब नहीं है यहाँ पर। हम फैक्ट्री में घुसे तो हमने पाया कि वहां अलग अलग काम के लिए अलग विभाग थे, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए थे हर काम के लिए। अब उन्हें तुम्हें देखना है कि तुमको किस काम है, क्या काम है, और उसी हिसाब से तुमको उस डिपार्टमेंट में जाना है। ऐसा लग रहा था कि लोगों की कभी ना खत्म होने वाली पंक्तियां थी जहां कपड़े सिले जा रहे थे। हम उस विभाग में देखा कि लोग छोटे से कमरे में मशीनों पर काम कर रहे थे। एक एक व्यक्ति के पास एक एक सिलाई की मशीन पर लगा हुआ था, और कमरे में बहुत सारी मशीनें थी। जो कपड़ा तैयार हो रहे थे वे कमरे में एक तरफ लगाए जा रहे थे। हमने निर्मला को ऐसे ही एक जगह पर पाया। वह मेरी बहन से मिलकर बहुत खुश हुई। उसने वादा किया कि वो हमारे कपड़े पर जरी का काम करा देगी, इसीलिए वो वहां पर फैक्ट्री गए थे। देखो जैसे ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेबर चौक है, और ये पर डे के हिसाब से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं कि जब इन्हें काम मिलेगा तो ये अपने काम पर जाएंगे। निर्मला कपड़े निर्यात करने वाली एक कंपनी में दर्जी का काम करती थी। जिस फैक्ट्री में वह काम कर रही थी वहां अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों के लोग के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते थे। दिसंबर से अप्रैल तक निर्मला पर काम का बहुत बोझ रहता था, और अक्सर वह सुबह 9 बजे से काम शुरू करती थी और रात के 10 बजे तक काम निपटाती थी। कई बार और देर भी हो जाती थी। वह हफ्ते में 6 दिन काम करती है। जब काम जल्दी का होता है तो उसे संडे को भी काम पर जाना पड़ता है, और उसको डेली के 8 घंटे के हिसाब से 280 रुपए मिलते हैं। और अगर वो एक्स्ट्रा काम करती है या देर तक काम करती है तो उसके लिए 100 रुपए उसको एक्स्ट्रा मिलते हैं। जून तक उसका काम खत्म हो जाता है तो जो फैक्ट्री वाले होते हैं वो इन्हें निकाल देते हैं, और हर साल के करीब 3 से 4 महीने के लिए उनके पास काम नहीं होता है। अब यहाँ पर यही बताया कि फैक्ट्रियों में काम कैसे होता है। फैक्ट्रियों में जितने भी वर्कर्स काम पर लगे होते हैं वो उनका डेली बेसिस के हिसाब से काम होता है। जैसे कि अगर वो 8 घंटे जॉब करें तो 8 घंटे के उन्हें 280 रुपए मिल रहे हैं, और अगर वो एक्स्ट्रा काम करते हैं तो एक्स्ट्रा काम के उन्हें 100 रुपए और एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। अब जब काम बहुत ज्यादा होता है तो उस काम को पूरा करने के लिए उनको रात में भी काम करना पड़ता है, उनको संडे के दिन भी काम पे आना होता है। तो यही सारी इसमें चीजें बताई गई हैं, और ये भी परमानेंट नहीं होता है। अब जब काम है तो इतना काम है कि उन्हें इतना वर्क कराया जा रहा है, और जब काम नहीं होता है तो 3 से 4 महीनों के लिए उन्हें नौकरी से ही निकाल दिया जाता है कि अब जब अगली बार काम आएगा तब आपको बुलाया जाएगा। तो जो ये निर्मला है उसी की स्टोरी है। यहाँ पर निर्मला की तरह बहुत सारे कारीगर ऐसे हैं जिनसे अनियमित रूप से काम में लगे हुए हैं, मतलब उनको काम पर तभी आना होगा जब मालिक को जरूरत होगी, या उनको रोजगार तभी मिलता है जब मालिक को बहुत सारा काम मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि परमानेंट जॉब है कि आप 12 महीने काम कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब काम है तब आपको काम के लिए बुलाया जाएगा और तभी उसी हिसाब से आपको पैसे दिए जाएंगे। साल के बचे हुए समय में उन्हें कोई दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। निर्मला की तरह की नौकरियां स्थायी नहीं होती हैं, मतलब परमानेंट जॉब नहीं है। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। और ये भी प्रॉब्लम है अगर वो अपनी सैलरी को लेके बोलें कि भाई 280 रुपए कम है, आप हमें 300 रुपए दे दो, या मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं है, मुझे पैसों की जरूरत है, तो भी कोई नहीं सुनता है, और उनको जो अभी मिल रहा है वो भी नहीं मिलते हैं क्योंकि उनको निकाल देते हैं। कोई सुरक्षा नहीं है जॉब में, कोई बुरा व्यवहार करे तो उसके लिए बचाव के लिए कुछ नहीं होता है, और हम बहुत लंबे समय तक काम करा जाएगा उसकी भी कोई उम्मीद नहीं है। या जैसे कि एग्जांपल इन्होंने यहाँ पर दिया है कि बिजली से चलने वाले कार्गो यानी कि पावर लूम फैक्ट्री में मजदूर दिन और रात की पालियों में 12-12 घंटे काम करते हैं, लेकिन उन्हें 8 घंटे से ज्यादा काम करने की मजदूरी अलग से नहीं मिलती। अब काम तो वो 12 घंटे कर रहे हैं,
लेकिन उनको जो मजदूरी मिल रही है वो सिर्फ 8 घंटे की मिल रही है। ये भी होता है फैक्ट्रीज में। अब यहाँ पर फैक्ट्री का हो गया, पहले हमने बाजार में देखा। सबसे पहले अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो यहाँ पर सबसे पहले हमने फुटपाथ का देखा। फुटपाथ के बाद हम यहाँ पर बाजार में आ गए कि बाजार में किस तरीके से काम होता है। बाजार के बाद हमने फैक्ट्री में देख लिया कि फैक्ट्री में लोग किस तरीके से काम करते हैं, क्या काम होता है, उनकी जॉब कैसी होती है या उन्हें काम पर कैसे रखा जाता है। अब आ जाते हैं हम दफ्तर में कि ऑफिस में कैसे कैसे होता है, जो ऑफिस में काम होते हैं। ये डिफरेंट लेवल्स इन्होंने बताए हुए हैं कि पहले यहाँ है, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा चले, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा चले। तो ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स को इन्होंने बताया है यहाँ पर। जो उसकी मौसी थी वो कहाँ पर काम करती थी, यानी मार्केटिंग मैनेजर थी उनकी मौसी। उन्होंने हमें शाम 5:30 से पहले अपने दफ्तर पहुंचने को कहा था। तो ये लोग उनके ऑफिस चले जाते हैं। इन्होंने ऑटो रिक्शा ले लिया जिसने कि उन्होंने उसे टाइम पर पहुंचा दिया। उनका जो ऑफिस था वो ऐसी जगह पर था जहां पर बड़ी बड़ी इमारतें थी। उनमें से सैकड़ों लोग बाहर आ रहे थे, कुछ कार की पार्किंग की तरफ जा रहे थे, कुछ बसों की तरफ जा रहे थे। जो उनकी मौसी थी वो एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम करती हैं। बिस्किट शहर के बाहर एक फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। मौसी 50 विक्रेताओं सेल्समैन के काम के निरीक्षण करती हैं जो शहर के विभिन्न भागों से आते जाते हैं। ये लोग दुकानदारों से बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं और उनका भुगतान इकट्ठा करते हैं। वो क्या है, वो एक जो बिस्किट बनाने वाली कंपनी है उसकी मैनेजर है और उनके अंडर में 50 सेल्समैन जो काम करते हैं वो उनका निरीक्षण करती हैं, मतलब उनको चेक करती हैं। और जो डिफरेंट ऑर्डर्स आते हैं, बड़े बड़े ऑर्डर लिए जाते हैं और वो किस तरीके से पहुंचाए जाते हैं, वो सारा काम उनका होता है। काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मौसी ने शहर को 6 भागों में डिवाइड कर दिया है और वे हर हफ्ते एक भाग के विक्रेताओं से मिलती हैं। अब उनके पास काम इतना ज्यादा है पूरे शहर का, उन्हें सब कुछ देखना है, तो उन्होंने पूरे शहर को 6 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया। और हर दिन उन्होंने ये भी डिवाइड कर लिया कि भाई इस दिन मुझे, जैसे मंडे मुझे इस वाले डिपार्टमेंट में जाना है, ट्यूसडे यहाँ जाना है, वेडनेसडे यहाँ जाना है। इस तरीके से वो अपने काम को डिवाइड करके करती हैं। और जो किस तरीके से जो प्रोग्रेसिव रिपोर्ट है वो कैसे चल रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, उसको कैसे सॉल्व करना है, डिस्कशन करना है, ये सारा काम वो करती हैं। उनको प्लानिंग भी करनी होती है और देर रात तक काम भी करना पड़ता है। काम के सिलसिले में उन्हें बहुत ट्रैवल भी करना पड़ता है। मौसी को नियमित तनख्वाह मिलती है और बिस्किट कंपनी के स्थायी कर्मचारी मतलब उनकी परमानेंट जॉब है, उनको परमानेंट सैलरी मिलती है। और उनकी यह भी उम्मीद है कि जो उनकी जॉब है वो लंबे समय तक चलेगी। और उन्हें कुछ कुछ यहाँ पर, जैसे कि वो उनकी परमानेंट जॉब है तो उन्हें यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं। अब बेनिफिट क्या क्या मिलते हैं, जैसे कि बुढ़ापे के लिए बचत, उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है, इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी से सेवानिवृत्त रिटायरमेंट होने के बाद उन्हें ये सारा पैसा मिल जाएगा। उसके बाद आती है छुट्टियां उन्हें संडे भी मिलती है, जितने भी राष्ट्रीय त्योहार होते हैं उनकी भी उन्हें छुट्टी मिलती है और वार्षिक छुट्टी के रूप में भी उन्हें कुछ दिन मिल जाते हैं। और एक और फैसिलिटी उन्हें मिलती है कि परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधा है, मतलब मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलती हैं उन्हें, कि कंपनी एक सीमा तक कर्मचारी और उसके परिवारजनों के इलाज का खर्च उठाती है। अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी को बीमार के दौरान छुट्टी भी मिलती है। शहरों में ऐसे कई कर्मचारी होते हैं जो दफ्तर, फैक्ट्री और सरकारी विभागों में काम करते हैं, जहां पर उन्हें नियमित और स्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। मतलब बहुत जगह शहरों में ऐसी भी हैं जहां पर परमानेंट जॉब है लोगों की, उन्हें ये सारी फैसिलिटीज भी मिलती हैं। वे लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री में काम पर जाते हैं, उनका काम भी तय होता है, उनको हर महीने सैलरी मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम कम हो तो उन्हें अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरी की तरह निकाला नहीं जाता है। मतलब जिनकी परमानेंट जॉब होती है उनका ऐसा नहीं है कि जैसे फैक्ट्री में काम करनी थी कि जब काम आया तब तो उन्हें बुला लिया और जब काम नहीं है तो उन्हें निकाल दिया, ऐसे नहीं होता है। उनकी जॉब परमानेंट होती है, तो काम हो या ना हो लेकिन उनको जॉब से नहीं निकाला जाएगा। आखिरी दिन खत्म हुआ और हम मौसी की कार में थकी हुए बैठ गए और आज का पूरा दिन बहुत अच्छा। वो यही सब बता रही है कि वो कहाँ कहाँ गई। आज शहर में इतने सारे लोग इतनी तरह का काम करते हैं, वे कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं है, लेकिन उनका काम उन्हें बांधता है और शहरी जीवन को बनाए रखता है। तो यहाँ पर ये पूरा चैप्टर
फिनिश होता है। इसके बाद ये इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं और जो इसके बीच में भी क्वेश्चन आंसर हैं, जैसे कि यहाँ पर ये 3 क्वेश्चंस हैं और आगे भी हैं, ये रहे यहाँ पर। तो ये सारी चीजें होप सो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि शहरी जीवन में किस तरीके से काम होता है, हर तरीके का, हर लेवल का लोग यहाँ पर रहता है। अगर कोई फुटपाथ पर है तो उसका जीवन किस तरीके से चल रहा है ये बताया गया है। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो बाजार में किस तरीके से जो व्यापारी हैं अपना काम कैसे करते हैं, कैसे कैसे शॉप चलाते हैं। उसके बाद अगर हम फैक्ट्री में आते हैं तो फैक्ट्री में वर्कर्स किस तरीके से काम करते हैं, पर डे पे होते हैं, उन्हें दिन के हिसाब से, घंटों के हिसाब से काम के पैसे मिलते हैं। अगर काम नहीं है तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। उसके बाद कुछ की परमानेंट जॉब होती है, परमानेंट जॉब होती है तो उन्हें परमानेंट सैलरी मिलती है, चाहे काम आए चाहे ना आए, और उन्हें कुछ मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलती है, छुट्टियां भी मिलती है, बुढ़ापे के लिए पेंशन भी मिलती है। तो यही सारी डिफरेंट लेवल्स को इस चैप्टर में बहुत अच्छे से डिटेल में बताया गया है। होप सो आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। ये क्लास में ये पूरा डिटेल में किया है और नेक्स्ट क्लास में इसके सारे मैं क्वेश्चंस कराऊंगी, चाहे वो यहाँ पर जो बीच में दिए हुए हैं ये भी, और जो लास्ट में चैप्टर के एंड में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो भी सब मैं इसमें नेक्स्ट क्लास में आपको कवर करा दूंगी। इसके बाद हम क्लास 7 की सामाजिक और राजनीतिक जीवन जो पॉलिटी की बुक है वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू।